हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी इसमें पूरी बुक से जितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, मैं इसी लेक्चर में इसी क्लास में बताने वाली हूँ। तो सारे बच्चों तुम पूरे लास्ट तक पूरे क्वेश्चन देखना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में क्या इसमें से पक्का आने वाले क्वेश्चन, ठीक है, एकदम लिख लो 100%। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिखा। देखो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसे उदाहरण सही समझाइए। तो अपूर्ण प्रभाविता बच्चों होता क्या है, एक बार ऐसे समझ लो, फिर मैं लिख के समझा दूंगी, फिर इसका जितना रेखा चित्र उदाहरण सही पूरा एक एक पॉइंट समझाऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं, देखो अपूर्ण प्रभाविता होता क्या है। इसमें जो F1 पीढ़ी में जो बच्चे संतति होता है, क्या F1 पीढ़ी में जो संतति को कोई भी लक्षण जो प्रभावी या फिर अप्रभावी नहीं होता। अब देखो प्रभावी या फिर अप्रभावी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का अपना प्रभाव, ठीक। अगर मान लो कोई बड़ा चीज है, ठीक है, वो बड़ा चीज है तो छोटे पे क्या अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर बड़ा पेड़ है उसके आसपास जितने भी छोटे पेड़ होंगे उससे प्रभावी होगा, उसके आसपास जितने छोटे पेड़ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उससे जो बड़ा पेड़ होगा अपने आप को प्रभावी दिखाएगा। तो वही होता है इसमें कि जो अपूर्ण प्रभावी, इसमें ना कोई प्रभावी होता है ना ही अप्रभावी होता है। क्या होता है, मध्यवर्ती रिजल्ट देता है, बीच का रिजल्ट बच्चों देता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है इसमें। इसी को हम लोग कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, हमारा अपूर्ण प्रभाविता होता क्या है। अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। अब देखो बच्चों अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, क्या है, थोड़े नीचे लिखते हैं ना, ज्यादा ऊपर हो गए। अपूर्ण प्रभाविता क्वेश्चन तो क्लियर है। अब देखो बच्चों अपूर्ण प्रभाविता होता क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। तो इसमें F1 पीढ़ी की संतति क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें F1 पीढ़ी, ठीक है, F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण, संतति में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी, प्रभावी या अप्रभावी न होकर मध्यवर्ती परिणाम देता है। मध्यवर्ती, या तो बच्चों बोल सकते हैं इंटरमीडिएट, क्या बोल सकते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट परिणाम, ठीक है, परिणाम, या तो बोल सकते हैं रिजल्ट देता है। ठीक है, जितने भी देखो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है बच्चों, तुम्हारा एक नंबर मान लो ये पूछा, जो उदाहरण टाइप पूछा तो वो पूछ देगा। अब बच्चों देखा इतना ही समझ में आया कि मध्यवर्ती में होता क्या है। अब इसका हम लोग देखते हैं उदाहरण क्या है, ठीक है, उदाहरण सहित पूछा है। इसका उदाहरण में एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसका एग्जांपल मान लो, अगर बच्चों हम लोग गुलाबाज से लाल सफेद, क्या गुलाबाज का एक प्लांट लेते, एक फ्लावर लेते, उसको कहते हैं कौन सा फ्लावर, एक रेड फ्लावर लेते और क्या एक व्हाइट फ्लावर, पुष्पों के पादपों में बीच में क्या कराते हैं, मध्य में क्रॉस कराने पे क्या होता है बच्चों, F1 पीढ़ी में जो गुलाबी पुष्प उत्पन्न होते हैं, ठीक है, गुलाबी वाले पुष्प जो पादप उत्पन्न होते हैं। या तो बच्चों ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मान लो, ठीक है, काऊ को लेते हैं, ठीक है, अगर मान लो एक हम लोग रेड काऊ, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है बच्चों, सारा मैं समझा दूंगी इसी टॉपिक में। तो अगर मान लो बच्चों एक हम लोग क्या लेते, एक सफेद गाय लेते और एक मर लाल है, दोनों का क्रॉस करते बच्चों, हम लोग के क्या बीच में प्राप्त होगा, रिजल्ट क्या था, हमको चितकबरी गाय प्राप्त होगा, ठीक है। दोनों का कलर मतलब दोनों के लक्षण आएंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट या फिर मध्यवर्ती बोलते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण सहित हम लोग समझ लेते हैं। तुम्हारा उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो उदाहरण हो जाएगा गुलाबाज के लाल व सफेद पुष्पों के, गुलाबाज के लाल व सफेद पुष्पों के बीच संकरण कराने पर
F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में हम लोग को क्या प्राप्त होता है बच्चों, क्रॉस कराने पे उसको बोल सकते हैं के बीच में क्रॉस या फिर मध्य क्रॉस कराने पर हमारे जो F1 पीढ़ी में क्या होते हैं, गुलाबी पुष्प वाले पादप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पीढ़ी में क्या होंगे, पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पादप उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्या होता है बच्चों, पादप, जब कि मान लो अगर जब इन पीढ़ी F1 पीढ़ी में क्या करते हैं, पादपों में स्वनिषेचन कराया जाता है बच्चों, जो उनका प्रारूप होता है। ठीक है, अगर मान लो F1 पीढ़ी में, ठीक है, अगर, ठीक है, किंतु F1 पीढ़ी के संतति में, की संतति में स्वनिषेचन, ठीक है, या तो बोल सकते सेल्फ पॉलिनेशन, ये तो बोल सकते इसको स्वपरागण। ठीक है, क्या बोल सकते बच्चों, स्वनिषेचन, स्वनिषेचन, या तो बोल सकते बच्चों इसको सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर इसका अनुपात बच्चों प्राप्त क्या होता है, अगर स्वनिषेचन कराने पर इसका जो रिजल्ट आता है तो बोलो इसका जो प्रारूप आता है। ठीक है, स्वनिषेचन कराने पर इसका प्रारूप अनुपात 1:2:1 का आता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, बताओ ये पॉइंट क्लियर है बच्चों। अब इसका हम लोग एग्जांपल देख लीजिए, एक बार मैं फिर से समझा देती हूं। देखो मान लो जो अपूर्ण प्रभाविता होता है, इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें जो F1 पीढ़ी की संतति में क्या करते हैं, कोई भी लक्षण प्रभावी या फिर अप्रभावी न होकर बच्चों क्या आता है, बीच का रिजल्ट आता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है। इसका उदाहरण हो जाएगा गुलाबास के, अगर लाल पुष्प लेते हैं, ठीक है, गुलाबास के लाल पुष्पों के भी, लाल और सफेद पुष्पों के बीच हम लोग क्या है, सबको दिख रहा है ना, क्लियर, सारे पॉइंट सबको दिख रहे हैं ना, कोई तो छूट नहीं रहा पॉइंट। ठीक है, उसके बीच में अगर सेल्फ पॉलिनेशन बच्चों कराते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या, गुलाबी पुष्प आता है। अगर फिर से उसका हम लोग क्या सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो जब उसका अनुपात जो आता है, जो प्रारूप अनुपात आता है हमारा क्या आता है, 1:2:1 का आता है। अब इसका हम लोग देखते हैं, इसका उदाहरण से इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, इसका रेखा चित्र क्या होगा। ठीक है, जो मैंने लिखा मैं उसी का रेखा चित्र बनाने वाली हूं। ठीक है, हम लोग लिए क्या है बच्चों, तो बोल सकते हैं एक लाल पुष्प लिए, ठीक है, रेड पुष्प लिए हैं, और दूसरा क्या लिए बच्चों, व्हाइट पुष्प। ठीक है, क्या लिए, सफेद पुष्प। इन दोनों का क्या कराते हैं हम लोग, क्रॉस। ये क्या हो गया बच्चों, युग्मक हो गए। क्या हो गया, ये युग्मक हो गया। अब इन दोनों का क्या कराते हैं हम लोग, क्रॉस कराएंगे तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलने वाला है, कैपिटल आर मिलेगा, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, ये हमारा क्या मिलेगा, सभी। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा F1 पीढ़ी में सभी, ये F1 पीढ़ी का हो जाएगा, और सभी पुष्प क्या हो जाएंगे, गुलाबी पुष्प। ठीक है, सभी पुष्प क्या होंगे, सभी गुलाबी पुष्प होंगे, सभी गुलाबी पुष्प प्राप्त होंगे। ओके, क्या होंगे, सभी गुलाबी पुष्प प्राप्त होंगे। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका स्वनिषेचन कराते हैं, क्या इसी का हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है, अगर इसी का हम लोग F1 पीढ़ी में इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं बच्चों, इसका रिजल्ट क्या आएगा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, हमारा रिजल्ट यही प्राप्त हुआ था। ये क्या था बच्चों, F1 पीढ़ी। ठीक है, F1 पीढ़ी था, F1 जनरेशन था, इसका हम लोग क्या कराते हैं, स्वनिषेचन कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, युग्मक हो गया, गैमेट्स हो गया। ठीक है, ये मिला हमको रिजल्ट।
ठीक है, ये हो गया हमारा F2 पीढ़ी। क्या हो गया ये F2 पीढ़ी। अब देखो इसका जो रिजल्ट, ये तो हमारा शुद्ध लाल, ये नहीं देखना है, बस इसका मैं पता है प्रारूप कैसा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, लाल पुष्प हो गया। क्या हो गया, ये लाल पुष्प हो गया। ये हमारे दोनों हो गए गुलाबी पुष्प। क्या हो गया, ये गुलाबी पुष्प हो गया। और ये क्या हो गया, हमारा सफेद पुष्प। ठीक है, अब देखो इसका अनुपात बच्चों क्या आ जाए, 1:2:1 का। ये हमारा प्रारूप अनुपात हो गया। क्या हो गया, ये प्रारूप अनुपात, प्रारूप रेशियो हो गया। क्लियर है, ये बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, बताओ किसी को कहीं इसमें कोई पॉइंट तो डाउट तो नहीं है। मैं इसका सेल्फ पॉलिनेशन, इसका रेशियो कैसे आया, मैं रेशियो भी बता दिया, और इसका कैसे क्रॉस करा, इसका डिफिनेशन क्या, उदाहरण मैं एक एक पॉइंट बता दे। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा हमारा, देखो दिया क्या बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि मानव में लिंग निर्धारण कब और कैसे होता है, रेखा चित्र द्वारा इसको क्या है स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण होता है क्या, तो मानव में लिंग निर्धारण जो होता है बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तुम्हारा स्वयंजात गुणसूत्र होता है जो ऑटोसोम्स से बोलते हैं, दूसरा होता है इससे ये क्या होती है कोई कोशिका। ठीक है, दोनों देखते हैं बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो समजात गुणसूत्र होता है और दूसरा क्या होता है लैंगिक गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो क्या जाएगा मानव में लिंग निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, दूसरा हमारा क्या है, मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण तो हो क्या जाएगा, मानव में लिंग निर्धारण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है, जब मानव में क्या होता है लिंग निर्धारण दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है बच्चों, समजात होता है। क्या होता है, समजात गुणसूत्र। इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। ठीक है, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, ऑटोसोम्स बोलते हैं। और इसको दूसरे क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं लिंग, क्या बोल सकते हैं लैंगिक गुणसूत्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं जो लैंगिक गुणसूत्र है इसको सेक्स क्रोमोसोम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखो जो समजात गुणसूत्र होते हैं, ये होता क्या हमारा जो समजात गुणसूत्र इसको बोलते हैं, ये क्या होते हैं कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्या इसको बोलते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ये कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं जो हमारे समजात गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये जो हमारा समजात गुणसूत्र था ये किसमें पाए जाते हैं, ये कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब ये आता है लैंगिक गुणसूत्र जो सेक्स क्रोमोसोम है बच्चों, ये क्या होते हैं लैंगिक गुणसूत्र। तो इसको बोल सकते हैं ये क्या होता है, ये युग्मक जनन कोशिका, तो बोलते हैं ये जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये हमारे जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है बच्चों, ये जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इन पर क्या होते हैं, जो इनको बोल सकते हैं इन पर लिंग निर्धारण करने वाले जीन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, इन पर लिंग निर्धारण करने वाले जीन पाए जाते हैं। ठीक, क्या होता है बच्चों, अब समझो देखो ऑटोसोम्स कितनी गुणसूत्र, अगर मान लो मेल और फीमेल दोनों की बात करते हैं, ठीक है मेल और फीमेल मान लो दोनों की बात करते हैं, तो क्या जो मेल होती है, ठीक है जो मेल होता है उसका क्या होता है बच्चों, सब में क्या होता है हमारे
हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उसमें सबने 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 प्लस। लेकिन जो मेल का होता है और क्या जो फीमेल का होता है, ठीक है, जो फीमेल और मेल का होता है इसमें 46 होते हैं और इसमें 46 होते हैं। लेकिन जो बच्चों 22 से जोड़े तक होते हैं, मान लेते हैं हम लोग 44 जो होते हैं, ठीक है, 44 प्लस इसमें एक्स वाई होता है, ठीक है, 44 प्लस इसमें एक्स वाई होता है और इसमें क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स होता है, यही होता है, यही होता है हमारा, ठीक है। अच्छा इसमें बोल क्या रहा है कि इसमें रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये तो क्लियर हुआ कि मानव लिंग निर्धारण क्या था, ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो वो समजात गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र। जो लैंगिक गुणसूत्र होता है बच्चों, ये इसमें क्या होता है युग्मकों का या तो बोल सकते हैं इसको जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इसमें इन पर क्या होता है लिंग निर्धारण करने वाले जीन होते हैं। अगर मान लो इसमें क्या होता है युग्मनज में बोल सकते हैं, युग्मनज जो अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, इसका मतलब डिटेल इसका मतलब देखते हैं हम लोग रेखा चित्र, ठीक है। अब इसका देखते हैं वो रेखा चित्र कैसे उसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, रेखा चित्र देखते हैं, इस पे तुम्हारे पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आप रेखा चित्र देखते हैं, पहले क्या लेते हैं बच्चों मादा, ठीक है, इसका लेते हैं फीमेल का, इसका क्या हो जाएगा बच्चों एक्स एक्स, क्या हो जाएगा इसका एक्स एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा और जो मेल होता है इसका क्या होता है एक्स वाई होता है, ठीक है। और बच्चों जो ऑटोसोम्स होते हैं हमारे जितने भी सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 22 पेयर तक, वो क्या होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं। अब इसका देखते हैं हम लोग एक्स वाई इसका क्रॉस कराते हैं, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे युग्मक हो जाएंगे, गैमेट्स हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच हम लोग क्या कराते हैं क्रॉस कराते हैं, ये हमारे क्या है अंडाणु है, ठीक है, ये क्या है हमारे अंडाणु कराएंगे और ये क्या कराएंगे शुक्राणु, ठीक है, स्पर्म। अब इन दोनों का क्या कराते हैं क्रॉस कराते हैं। यही पूछा है मानव में लिंग निर्धारण का रेखा चित्र द्वारा इसका सहित उदाहरण कीजिए, ठीक है। हमारे क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना सबको। अब इसका एक्स और एक्स वाई से कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या हमको प्राप्त हो, ये क्या होगी पुत्री प्राप्त हुई, क्या हुई ये पुत्री प्राप्त हो गई, ये क्या हो गया पुत्र हो गया, क्या होगा ये पुत्र हुआ, ये क्या हो गई पुत्री, ठीक है, और ये क्या होगा पुत्र। क्लियर है पॉइंट, बताओ रेखा चित्र द्वारा समझाइए ये सारा पॉइंट क्लियर है कि नहीं। मनुष्य में लिंग निर्धारण का यही डायग्राम यही रेखा चित्र होता है बच्चों, ये क्लियर हुआ, बोलो ये पॉइंट क्लियर कि मानव लिंग निर्धारण कब और कैसे होता है। तो ये समझ में आया कि मानव में देखो लिंग निर्धारण कब और कैसे होता है, तो तुम्हें बता दें कि इसमें काय कोशिकाएं पाए जाती है, ठीक है, इसमें क्या होता है काय कोशिकाएं पाई जाती है और जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं दो प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है और कब होता है, तो इसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं। जब इसमें क्या होता है इसमें एक्स और वाई होता है, ठीक है, यही क्रोमोसोम्स होता है एक्स और वाई, और इसका जो मेल का होता है एक्स और वाई। जो इसमें 23वां गुणसूत्र होता है वही हमारा होता है लैंगिक गुणसूत्र। क्या जो 23वां गुणसूत्र बोल सकते बच्चे, एक पॉइंट और लिख लो, ठीक है, इसलिए एक पॉइंट और लिख लो, क्लियर हो जाएंगे। ये तो समझ में आया ना, बताओ ये क्लियर हुआ। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख लो, मानव में क्या होता है बच्चों मादा में बने हुए सभी युग्मक क्या होता है, मादा में बने हुए सभी युग्मक, ठीक क्या आ जाएगा बच्चों मादा में बने हुए सभी युग्मक जो अंड होते हैं, ठीक है, युग्मक या तो बोल सकते हैं इसको अंड, ये हमारे होते क्या है तो बोल सकते हैं ये 22 प्लस एक्स होते क्या होते हैं, ठीक यही होते हैं 22 प्लस एक्स गुणसूत्र वाले तथा ठीक है, क्या जगह तो पुरुष में जो युग्मक होते हैं, पुरुष में युग्मक ये क्या होते हैं शुक्राणु, ठीक है, क्या होते हैं ये शुक्राणु, ये क्या होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, क्या दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं बच्चों, देखिए 22 प्लस एक्स होता है, क्या होता है 22 प्लस एक्स होता है, और दूसरा क्या होता है तथा 22 प्लस वाई होता है, वाई प्रकार का होता है।
ठीक है, यही होता है, मैंने यही तुमको फ्लो चार्ट में भी बताया था। ठीक है, गुणसूत्रों वाले बनते हैं, प्रकार का होता है, या तो बोल सकते हैं गुणसूत्र वाले होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसका निषेचन के समय, ठीक है, निषेचन के समय एक्स गुणसूत्र वाला, ठीक है, क्या हो जाए बच्चों, जो निषेचन के समय जो एक्स गुणसूत्र वाला क्या होता है, शुक्राणु अंड से मिलता है। क्या मिलता है, एक्स वाला जो गुणसूत्र है शुक्राणु अंड से मिलता है। ठीक है, क्या होता है, अंड से मिलता है तो क्या बनाता है, मिलता है तो पुत्री व, ठीक है, जब एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो क्या बनाता है, मिलता है तो पुत्री। ठीक है, क्या मिलेगा, ये पुत्री प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा, पुत्री प्राप्त होगा, तथा वह जो वाई गुणसूत्र होता है, ठीक है, जो वाई गुणसूत्र अगर एक्स से मिलता है तो बच्चों क्या प्राप्त होगा, वाले जो शुक्राणु के अंड होते हैं वाले शुक्राणु, ठीक है, वाई गुणसूत्र वाले क्या होते हैं, शुक्राणु के अंड में मिलते हैं, तो पुत्र। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, पुत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, ये समझ में आया कैसे पुत्र का प्राप्त होगा, कैसे पुत्र, ये हो गया मानो में लिंग निषेध, मैंने उदाहरण सही भी समझा दिया। अगर मान लो इसमें कौन सा डिवीजन होता है, ठीक है, एक बात ये समझ लो कैसे होता था जब युग्मज में, ठीक है, जब युग्मज क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाती है, अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, मेन बस एक पॉइंट यही समझ लो कि युग्मज में जब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, और इसमें बहुत सारे संतानों में। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट ये समझ लो, उसका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट हमारा इसमें क्या आ जाएगा, तो संतान को जो पिता से क्या होता है, पिता से 50% जीन्स व माता से क्या होते हैं भी 50% जीन प्राप्त होता है। क्लियर है बच्चों, बताओ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। देखो दिया क्या हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है क्या बच्चों। तो एक तरह से बोल सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत सारा नाम होता है। ठीक है, क्या होता है, इसको अंगुली छाप भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, अंगुली छाप भी कहते हैं, डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोला क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। तो हमारा हो क्या जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, को डीएनए टाइपिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या डीएनए अंगुली छाप क्या बोलते हैं बच्चों, इसको आनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, आनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग या तो इसको अंगुली छाप भी कहते हैं। ठीक है, भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों क्या आ जाएगा, इसे व्यक्तियों के, ठीक है, इसमें हम लोग करते क्या थे, इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर पहचान की जाती है।
ठीक है, क्या किया जाता है इसके डीएनए के आधार पे इसमें एक तरह से बस नॉर्मल अगर भाषा में हम लोग समझ लेते तो इसमें मेन बात यही होती है कि इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अपराधी हो, ठीक है, किसी अपराधी या फिर किसी चोर को पकड़ना हो या फिर कुछ भी, ठीक है, हत्या हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, कोई भी काम हो रहा है या फिर किसी भी मान लो, ठीक, अगर मान लो छोटे बच्चे हैं तो क्या गुम हो जाते हैं, ठीक है, तो लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से क्या करते हैं, उसकी खोज कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है क्या, सारे मनुष्य में सभी ह्यूमंस में बोल सकते हो 99%, ठीक है, इतने, ठीक है, 99.99% क्या होता है सेम होता है, लेकिन 1% क्या होता है डिफरेंट होता है, ठीक है, समझ लो 1% ही क्या होता है सिर्फ डिफरेंट होता है, और इसमें जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका क्या होता है समान होता है, बिल्कुल समान होता है डीएनए। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का पता लगाने में इससे हम लोग को आसानी, अब समझ लो डीएनए हमको मिल कहां से सकता है, तो हमको हर जगह से, ठीक है, अपनी बॉडी के हर एक पार्ट से हम लोग डीएनए लेकर बाल से, नाखून से, जो हमारी सलाइवा है उससे, जो ब्लड है हमारे उससे, ठीक है, अगर जो हम लोग डेली कंघी, जो डेली सामान यूज करते हैं, जो ब्रश यूज करते हैं हम लोग डेली कंघी, वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, वहां से भी डीएनए हम लोग ले सकते हैं और पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया हमारा डीएनए का पूरा परिभाषा मैंने बोल के समझा दिया, कहां से ले सकते हैं, उसकी उपयोगिता क्या है बच्चों, इससे हम लोग क्या अपराधी को पकड़ने में बहुत ही हेल्प होती है, किसी भी मान लो गुम हो जाते हैं उससे भी क्या होती है बहुत सहायता मिलती है, और आजकल के जमाने में क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम लोग बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, इससे क्राइम भी कम हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसके बारे में थोड़े समझ, इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी, किस सन में की थी, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसे सर्वप्रथम कहते हैं अलेक्स जैफ्री ने बताया था, किस सन में बताया था बच्चों 1984 में, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा इसमें, ठीक है, इसे सर्वप्रथम सन 1988 में, ठीक है, और 1984 में एलेक्स जैफरी, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 1984 में एलेक्स जैफरी ने बताया था, ठीक है, ने बताया था। क्लियर है पॉइंट, बताओ ये पॉइंट बच्चों क्लियर है, किसने बताया था, एलेक्स जैफरी ने बताया था। और इसमें होता है तो डीएनए का 99 भाग से क्या होता है, डीएनए का 99.9% भाग सभी प्राणियों में समान होता है, लेकिन 1%, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, लेकिन 0.1% भाग क्या होता है सिर्फ डिफरेंट होता है, भाग ही क्या होता है भिन्न होता है सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। और बच्चे जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं जो जुड़वा होते हैं, इस तरह बोल सकते हैं कि परंतु एक युग्मनज में, ठीक है, परंतु एक युग्मनज में समान होते हैं, ठीक है, बताओ ये पॉइंट क्लियर बच्चों। लेकिन एक युग्मनज ये हुआ तुम्हारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है और इसकी खोज सबसे पहले इस तकनीक से हम लोग क्या करते हैं ये सुन लो, ठीक है, ये पॉइंट अब सुन लो, इतना मैंने बहुत लिखवा दिया, आप सुन लो कुछ पॉइंट है। देखो इसमें बोल क्या रहा है बच्चों की इसमें तकनीक में क्या होता है, कुछ विशेष जगहों में जैसे बोल सकते हैं जगहों के बीच में अगर विभिन्नता हो पता लगाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं पुनरावृत्ति या फिर डीएनए रिकमेंड, ठीक है, रिपीटिंग डीएनए कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, कुछ तकनीक का पता लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं रिपीटिंग डीएनए, ठीक है, रिपीटिंग डीएनए, या तो इसको बोलते हैं बच्चों पुनरावृत्ति, क्या बोलते हैं इसको रिपीटेटिव बोलते हैं, टेटिव, ठीक है, क्या बोलते हैं रिपीटेटिव, ठीक है, ये बोलते हैं ये डीएनए होता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग पुनरावृत्ति डीएनए, क्या बोल सकते हैं इसको पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति डीएनए, ठीक है। अब पुनरावृत्ति इसमें डीएनए होता क्या, तो बोल सकते हैं इस तकनीक में क्या होते हैं बच्चों कुछ विशिष्ट जगहों में जो विभिन्नता का पता लगाते हैं जिन्हें हम लोग पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं, और इन्हीं की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं जो दो व्यक्तियों में डीएनए में
तुलना की जाती है। ठीक है, अगर मान लो किसी व्यक्ति का डीएनए क्या उसका सीक्वेंस सेम है तो उसका भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई चीज खो गई, अगर जहां पे चोरी या फिर कुछ होता है वहां पे क्या सब जगह पे घेरा बना के वहां पे हर एक चीज का अच्छे से चेक करते हैं, कुछ भी अगर मैच होता है, ठीक है, जहां पे जितने व्यक्ति आए होते हैं अगर उसका कुछ भी कहीं पे मैच होता है क्या हम लोग पता उससे लगा देते हैं अच्छा इस व्यक्ति का। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे कोई मर्डर हो गया, ठीक है, सपोज मान लो कहीं पे कोई मर्डर, उसके आसपास क्या लगाते हैं, जितने भी उसके ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसके आसपास जितनी भी चीजें मिलती है सबका सैंपल लेते हैं, और जिसमें जहां पे उतने लोग आए सबका सैंपल लेते हैं और उससे मैच कराते हैं, जिसका मैच होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाँ इसने किया होगा। ठीक है, यही करते हैं, इससे तो इतना ही बताते हैं डीएनए सीक्वेंस होते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, मैच कराते हैं। अगर जिसका डीएनए सीक्वेंस सेम हो गया, मिल गया, वही क्या होता है इसका, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर मान लो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं बच्चों, ये पॉइंट लिख लो। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो, डीएनए फिंगर, ये तो समझ में आ गया ना किसने किया था, क्या कब किया था, बोलो। अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम लोग क्या क्या चीजें ले सकते हैं, ठीक है, बॉडी का क्या क्या पार्ट ले सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, रुधिर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए क्या लेते हैं, रुधिर ले सकते हैं, लार मतलब स्लाइवा, ठीक है, बाल ले सकते हैं, डेली जो ब्रश यूज करते हैं, ठीक है, ब्रश यूज करते हैं वो ले सकते हैं, जो ब्रश हम लोग यूज करते हैं डेली जो करने के लिए ना वो ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी जीव का तरल पदार्थ, ठीक है, किसी भी जीव का तरल पदार्थ, ठीक है, किसी भी जीव का तरल पदार्थ, या फिर जो रेजर होता है, जो दंत ब्रश होता है, ठीक है, या तो हम लोग रेजर जो होता है बच्चों, रेजर भी यूज कर वहां से ले सकते हैं, जो जो दंत ब्रश यूज करते हैं, ठीक है, जो ब्रश यूज करते हैं वहां से लेते हैं, आदि सबसे क्या लेते हैं हम लोग, डीएनए लेते हैं, आदि से डीएनए लेते हैं। ठीक है, इतने सभी चीजें से हम लोग क्या लेते हैं, डीएनए ले सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें से हम डीएनए ले सकते हैं। डीएनए में संचित जो शुक्राणु या फिर अन्य संचित जैविक पदार्थ कहते हैं, अणु से भी ले सकते हैं, किसी भी चीज के, मैंने बोला कि इसमें क्या करते हैं, जो इसी प्रकार जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, अगर मान लो एक व्यक्ति का हम लोग इतना लिए तो फिर दूसरे व्यक्ति का भी क्या रहते हैं, डीएनए लेते हैं, फिर दोनों क्या करते हैं, मैच कराते हैं। ठीक है, और मान लो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ होता है बच्चों, तो इसे पैतृक परीक्षण में, मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई छोटा बच्चा खो जाता है, गुम हो जाता है, उसके पिता का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सहायता लेते हैं, उसका भी हेल्प करते हैं। और ये क्या है, गैर कानूनी कार्य यौन संबंधित जो सारे जो कार्य है, ठीक है, उससे जो संबंधित जो भी कार्य है, ठीक है, कानूनी बोल सकते हैं, हत्या या फिर अन्य अपराधों को रोकने के लिए हम लोग क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। और बोलते हैं अगर विलुप्त की कगार पे जो खड़े जंतु है, ठीक है, विलुप्त के कगार पे जो खड़े जंतुओं के संरक्षण में भी क्या होता है, ये सहायता होता है। इतना क्लियर हुआ बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट करते हैं, जल्दी फटाफट देखते हैं, इसी क्लास में मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगी। ठीक है, सब बता दूंगी बहुत इजी टाइप में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, देखो अगला क्वेश्चन दिया कि हमारा ट्रांसजेनिक जंतु पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अब ट्रांसजेनिक जंतु बच्चों होता क्या, इसको बोल सकते हैं पारजीवी जंतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पारजीवी जंतु भी कहते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं हमारा क्या है ट्रांसजेनिक जंतु। ठीक है, ट्रांसजेनिक जंतु या तो इसको पारजीवी भी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको, पारजीवी जंतु। अब देखते बच्चों ये होता क्या, तो बोल सकते हैं ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे जीव जंतु, ठीक है, जिनके डीएनए परिचालन विधि में, जिनके डीएनए
एक बार ऐसे ही समझो, देखो ट्रांसजेनिक जंतु का अगर मतलब अगर समझो तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए उसके परिचालन विधि द्वारा क्या करते हैं, इसके अतिरिक्त जीन, ठीक है, कोई और जीन उसमें क्या करते हैं, व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो जो हमारी अभिव्यक्ति पद्धति, अगर मान लो कोई चीज है, ठीक है, एक प्लांट नॉर्मल प्लांट है, उसमें कोई और चीजें हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक रेड गुलाब है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट गुलाब का जो जीन है उसको उसमें इंजेक्ट कर देते, तो उसमें कुछ तो लक्षण दिखाई देता है, कुछ तो उसमें डिफरेंट होगा पहले की अपेक्षा। तो वही हमारा ये क्या हो जाएगा, जो प्लांट तैयार होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पारजीनी हो जाएगा, ठीक है। पारजीनी तो जंतु की बात कर रहा है बच्चों, वहां पे मैं प्लांट की बात। अगर मान लो कोई ऐसे जंतु है जिसमें क्या कहते हैं, कुछ ऐसे जीन हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, कुछ अलग से जीन, उसमें कुछ अलग से चीजें ऐड कर देते हैं, तो उसमें जो भी लक्षण दिखाई, अभिव्यक्ति दिखाई दिया जाए, जो अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है, यही हमारा क्या होता है, ट्रांसजेनिक जंतु कहलाता है। क्लियर है, पॉइंट बताओ, ठीक है। इसमें क्या लिखे थे, जो परिचालन विधि द्वारा, ठीक है, परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन, ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो व्यवस्थित कर दिया जाता है तो जो अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है वही हमारा ट्रांसजेनी या फिर पारजेनी जंतु कहते हैं, ठीक है। पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु कहलाता है, ठीक है। क्लियर है, पॉइंट बच्चों बताओ, ये पॉइंट क्लियर, ट्रांसजेनिक जंतु क्या कहलाता है, या फिर ऐसे पारजेनी, अगर जो अनुवांशिक परिवर्तित, ठीक है, इसलिए बोलते हैं जो पारजेनी, या फिर बोलते हैं जो अनुवांशिक परिवर्तित जीव कहलाते हैं, अगर जो ऐसे जीव को हम लोग बोलते हैं पारजीनी, ठीक है। ये क्लियर पॉइंट हुआ, यही हमारा होता है ट्रांसजेनिक जंतु या तो पारजीनी जंतु। इसमें मान लो कुछ और है, ठीक है, इसमें कौन कौन से इसमें बोल सकते हैं ट्रांसजेनिक जंतु की निम्न विधियां अपना प्राप्त की है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी विधियां, ये भी देख लो, ठीक है, कौन कौन सी विधियां बच्चों। पहला हो जाएगा इसमें डीएनए सूक्ष्म रोपण, क्या जाएगा, डीएनए सूक्ष्म प्रत्यारोपण, ठीक है, क्या जाएगा, डीएनए सूक्ष्म प्रत्यारोपण। और बच्चों क्या हो जाएगा, तो बोल सकते हैं रिट्रोवायरस मध्य जीन स्थानांतरण, क्या आ जाएगा, रिट्रोवायरस ठीक है, रिट्रोवायरस मध्य, ठीक, क्या जाएगा बच्चों, रिट्रोवायरस मध्य स्थायी जीन स्थानांतरण, जीन स्थानांतरण। और बच्चों क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, बोल सकते हैं भ्रूणी स्टेम कोशिका, भ्रूणी स्टेम कोशिका, ठीक है, भ्रूणी स्टेम कोशिका मध्य स्थायी जीन स्थानांतरण, जीन स्थानांतरण, ठीक है। अब इसमें देखो पॉइंट में आता है कि जो रेट्रोवायरस मध्य स्थायी जो जीन स्थानांतरण बच्चों होता है, ठीक है, ये होता है, इसमें हम लोग क्या कराते हैं, रेट्रोवायरस का इससे ज्यादा उसमें अटैच कराते हैं, और इसमें क्या होता है, डीएन का जो डीएनए होता है, अगर मान लो कोई डीएनए बहुत अच्छा, उसका क्या करता है, उसमें रोपण कर देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जो भ्रूण का होता है स्टेम। तीसरे बच्चों बहुत सारे अधिकांश जो पारजीनी जंतु होता है, जंतु हम लोग क्या करते हैं, जो निषेचित अंडे होते हैं वो सीधे हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के सूक्ष्म जो प्रत्यारोपण द्वारा क्या कराते हैं, इंजेक्ट करा देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया डीएनए ट्रांसजेनिक जंतु, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, बताओ सारे पॉइंट क्लियर है, ठीक है, क्लियर है सारे पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, अगला क्वेश्चन दिखा, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया, सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो हमारा होता है उस पे 4 डिफरेंट बताओ, ठीक है, उदाहरण सहित, उदाहरण भी बताना, विभेद बताना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक साइड क्या बच्चों लिखेंगे, सक्रिय, ठीक है, क्या लिखेंगे, एक साइड सक्रिय, दिख रहा है यहाँ पे लिखेंगे ना, एक साइड लिखेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा,
ठीक है, और दूसरे साइड क्या लिखेंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक, क्या लिखा है, एक तरह सक्रिय प्रतिरक्षा, दूसरे। अब इसमें पहला पॉइंट देखते हैं बच्चों क्या आ जाएगा, इसमें डिफरेंट पूछा है, इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, तो सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने को, क्या सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न। ठीक है, इसमें अगर समझना तो बच्चों एक पॉइंट में हम लोग कैसे समझ लेंगे, जो सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र होता है, तो जो सक्रिय प्रतिरोध होता है उत्पन्न करने वाले के हेतु क्या है, शरीर में जो प्रतिजन होता है उसमें प्रविष्ट कराया जाता है और उसमें क्या होता है, सीधे शरीर में डाल दिया जाता है। ठीक है, यही होता है सक्रिय और निष्क्रिय में डिफरेंट। तो इसमें देखते हैं बच्चों, जो सक्रिय प्रतिरोध होता है इसमें क्या उत्पन्न करने हेतु, ठीक है, उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराया जाता है और इसमें क्या होता है बच्चों, सीधे शरीर में डाला जाता है। क्या किया जाता है, सीधे शरीर में डाला जाता है। ठीक है, समझ में आया, बताओ। बहुत ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं लूंगी, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन मैं बोली पूरे बुक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों सब पढ़ लेना। ठीक है, मैं ज्यादा बहुत डिटेल नहीं पढ़ा, जितना पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे मेन पॉइंट सब पढ़ा रखा है। ठीक है, ये क्या होता है सक्रिय तथा निष्क्रिय, इसमें क्या होता है, इसमें इसका प्रतिजन वैक्सीन बना के डाला जाता है, इसमें क्या है, सीधे इसमें प्रविष्ट बॉडी में डाल दिया जाता है। ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों पॉइंट, तो इसमें बोलते हैं शरीर की जो अपनी कोशिकाएं होती, क्या शरीर की अपनी कोशिकाएं। ठीक है, क्या होते हैं, अपनी कोशिकाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है, शरीर की जो अपनी कोशिकाएं होती बच्चों संक्रमण के प्रतिरक्षी होती, क्या संक्रमण के प्रतिरक्षी। ठीक है, क्या हो जाएगा, संक्रमण के प्रतिरक्षी विकसित करती हैं। और बच्चों जो निष्क्रिय होता है, ठीक है, निष्क्रिय में क्या हो जाएगा, इसमें जो प्रतिरक्षी होते हैं बच्चों, इसमें प्रतिरक्षी क्या होता है, किसी भी, ठीक है, किसी और प्राणी के शरीर में जो प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। इसमें जो प्रतिरक्षी होते हैं वे किसी और के शरीर में प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो दोनों में, बताओ, दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा, तो यह क्षमता उत्पन्न करने में समय लगाता है। क्या करता है, यह क्षमता उत्पन्न करने में समय लगाता है। ठीक है, और क्या होता है, यह प्रतीक्षा क्या समय उसी समय काम करती है। ठीक है, यह प्रतीक्षा क्या होती है, यह उसी समय का मतलब बच्चों जब इंजेक्ट कराया जाता है, जब हम लोग इसे मेडिसिन लेते हैं, तो क्या जो इंजेक्शन लेते हैं हम लोग तुरंत कार्य करना स्टार्ट, जो हम लोग टैबलेट लेते हैं, जो पिल्स खाते हैं, जो दवा खाते हैं, मेडिसिन, अगर इस तरह से ऐसे समझना तो समझ सकते हैं, जो हम लोग मेडिसिन खाते हो क्या बहुत देर से कार्य करना स्टार्ट, लेकिन जो अगर हम लोग डायरेक्ट हम लोग वेन्स में अगर हम लोग डायरेक्ट सुई लगाते हैं क्या बहुत जल्दी कार्य करता है। इसी तरह इसमें भी जो वैक्सीन हम लोग लगाते हैं ये क्या बहुत टाइम से अपना, अगर मान लो एक बार लगवा देते तो बहुत महीने के लिए, बहुत सालों के लिए, हम लोग बचपन में अगर पोलियो का सुई लगवा लेते तो क्या हमेशा तो नहीं लगवाते पोलियो का वैक्सीन, नहीं लगवाते सुई, और लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें इसका तुरंत रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, उसी समय यह कार्य करता है, या उसी समय कार्य करता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। चौथे पॉइंट, 4 पॉइंट पूछा है, अब इसका उदाहरण देखो तो ये चेचक के प्रतिरक्षा। क्या आ जाएगा बच्चों उदाहरण में, चेचक के प्रतिरक्षा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चेचक के प्रतिरक्षा। और इसमें बच्चों उदाहरण में क्या हो जाएगा, तो बोल सकते हैं इसमें टीटनस हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, टीबी, टिटनेस, ठीक है, पोलियो। अब क्लियर हुआ पॉइंट, क्या हुआ, पोलियो, टीबी आदि टीकाकरण द्वारा प्राप्त।
ये सारे पॉइंट बचा तुम्हारा क्लियर, ये क्वेश्चन ये लास्ट था, ठीक है। बताओ सब पॉइंट क्लियर है, दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन ना, बोलो सारे क्वेश्चन बच्चों दिख रहे हैं। मैं एक बार तुमसे फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो इसमें क्या है, जो सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले शरीर में क्या होता है, प्रतिजन प्रविष्ट कराया जाता है। दूसरा पॉइंट जो निष्क्रिय हमारा है, तो उसमें क्या बोला, ये सीधे क्या शरीर में डाला जाता है। और इसमें क्या बच्चों दूसरा पॉइंट शरीर की जो अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रतिरक्षा क्या करती है, विकसित करती है। और इसमें क्या बोला था, इसमें जो प्रतिरक्षी होते हैं वे किसी को भी क्या करते हैं, शरीर में प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। किसी दूसरे के शरीर में इसका पहले प्रतिजन बनाया जाता है, उसके बाद इसको दवा के फॉर्म में, वैक्सीन के फॉर्म में मार्केट में लाया जाता है। और इसमें क्या है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में समय लगाता है, लेकिन ये क्या होता है बच्चों, जो निष्क्रिय होता है ये प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में समय नहीं लगाता है। और इसमें क्या होता है, उदाहरण इसका जो चेचक हो जाएगा प्रतिरक्षा हो जाएगा, ठीक है, चेचक के प्रतिरक्षा हो जाएगा। और इसमें क्या होता है बच्चों, चेचक उसी प्रतिरक्षा, उसमें टीबी हो जाएगा, टिटनस, पोलियो आदि का इसका टीकाकरण बनाया जाता है। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक, बताओ, या तो हम लोग क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन क्लियर है ना, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके बच्चों।